नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरक्षण की। आरक्षण किसकी? मुसलमानों की। जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो एक उम्मीद जगी थी मुसलमानों में। लेकिन आज जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार ने कह दिया है कि आरक्षण हम नहीं मान सकते, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमानों से बेवफाई कर रही है सरकार? तो क्या मुसलमानों से बेरुखी कर रही है सरकार? ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे ख़ास मेहमानों से। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, उनका मैं परिचय करा दूं आपको। रईस खान साहब हैं हमारे साथ, जो संपादक हैं कौमी फरमान के और लगातार सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रईस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चिश्ती असलमुद्दीन साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आप धर्मगुरु हैं, निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन हम लेंगे। उमेश गायकवाड़ जो प्रांत के संयोजक हैं बजरंग दल के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, इस सफ़र को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम एक रिपोर्ट के जरिए ये समझ लेते हैं कि वाकई ये जो आरक्षण को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है वो दरअसल मामला पूरा क्या है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पूर्व की अघाड़ी सरकार द्वारा दिए गए मुस्लिम आरक्षण पर रोक लगाए जाने के बाद अब विरोधियों के सुर बुलंद हो गए हैं। दरअसल चौहान सरकार ने मुस्लिमों को नौकरी और शिक्षा में 5% आरक्षण देने का ऐलान किया था। तत्कालीन सरकार का तर्क था कि आरक्षण देने से सूबे में मुसलमानों के पिछड़ेपन में कमी आएगी, लेकिन फडणवीस सरकार द्वारा मुस्लिम आरक्षण पर तलवार चलाए जाने से सूबे के मुसलमानों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। हमारी नाराज़गी तो सरकार के साथ है कि सरकार ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। पूरा मुस्लिम समुदाय नाराज़ हो गया है, पूरी माइनॉरिटी नाराज़ हो गई है कि सरकार ने आते ही सौतेला व्यवहार चालू कर दिया है। एक तो काउ स्लॉटर जो था, बीफ बैंड कर दिया। उसके बाद में आरक्षण लाए तो नहीं, हमको लास्ट असेंबली में फ्लोर पे ये कहा गया था कि एडवोकेट जनरल से डिस्कस करके सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और वहाँ से जो 15% जॉब रिजर्वेशन हटाया है उसको लाने की मांग करेंगे। उसके बजाय 2 मार्च के दिन एक जीआर निकाल कर जो 5% एजुकेशन पे रिजर्वेशन दिया गया था मुस्लिम्स को, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके प्रति पूरे देश की आवाम, पूरी माइनॉरिटी सरकार के नाराज़ है। दरअसल तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम आरक्षण के साथ मराठा आरक्षण देने की भी घोषणा की थी और उस समय भी तत्कालीन सरकार के फैसले का विरोध हुआ था। पत्रकार केतन तिरोडकर के साथ अन्य लोगों ने इस नए आरक्षण का विरोध किया और बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे रद्द करने के लिए याचिका पेश की। मराठा और मुस्लिम आरक्षण का विरोध करने वालों का दावा था कि इस नए 21% आरक्षण से महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 74% तक जा रहा है, जो कि गैर संवैधानिक है। महाराष्ट्र में 52% आरक्षण पहले से चला आ रहा है। इसी के साथ आरक्षण को हटाने की मांग करते हुए ये भी कहा गया कि मराठा वर्ग पिछड़ा नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन दावों को मानते हुए मराठा और मुस्लिम आरक्षण कानून को खारिज करते हुए महाराष्ट्र में मुसलमानों को केवल शिक्षा में 5% आरक्षण जारी रखने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को कायम रखा। ऐसे में बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद फडणवीस सरकार को कानूनी सलाह के अनुसार विधेयक के जरिए दोबारा आरक्षण लागू करने की मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इस विधेयक के मसौदे से मुस्लिम आरक्षण की बात हटा दी गई। देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले के बाद विरोधियों के सुर तेज हो गए हैं। कांग्रेसियों ने कई जगह महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया। फडणवीस सरकार के विरोधी लगातार मुस्लिम आरक्षण को बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। आरक्षणामुळे, शैक्षणिक आरक्षण मिळाल्यामुळे, काही आरक्षण मिळाल्यामुळे एक आशेची ज्योत निर्माण झाली होती। परंतु या युती शासनाने, आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी हा विषय विधानसभेत न घेऊन जाणीवपूर्वक हे विधेयक, हे जो वटहुकूम होता राज्यपालाचा, जो काँग्रेस सरकारने काढला होता, तो वटहुकूम रद्द करण्याचा जाणीवपूर्वक त्यांनी हे काम केलेलं आहे। खरं तर सबका साथ सबका विकास असा नारा देऊन सत्तेवर आलेले यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती। आमची प्रमुख मागणी आहे की जे 5% आरक्षण मुस्लिम समाजाला मिळालं आहे ते कायम राहावं
अशी अजून सुद्धा आमची फेरविचार करून त्यांनी अजून सुद्धा आम्हाला आरक्षण द्यावं अशी आम्ही संपूर्ण मुस्लिम समाजाच्या वतीनं आज सुद्धा आम्ही त्यांचे हात जोडून विनंती करतो। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की चारों तरफ आलोचना हो रही है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले ने सूबे के मुसलमानों को निराश किया है। महाराष्ट्र के मुसलमान शायद अपने सीएम से यही सवाल करना चाहते हैं कि आखिरकार मुसलमानों के साथ ये बेरुखी क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो वाकई आरक्षण को लेकर जिस तरह का घमासान हम देख रहे हैं, जिस तरह की सियासी रस्साकशी चल रही है, हर तरफ कहीं ना कहीं से इसकी जो सुगबुगाहट है वो देखी जा रही है। रईस खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आरक्षण को लेकर जिस तरह से फडणवीस सरकार ने अपने कदम पीछे लिए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? फडणवीस सरकार भाजपा और शिवसेना का एक मिला हुआ एक तंत्र है और इस तंत्र ने कभी भी मुसलमानों के साथ न्याय करने का प्रयास नहीं किया है और यही बात उन्होंने इस कानून को जो बनाया था कांग्रेस ने, एनसीपी सरकार ने, उसको स्क्रैप करने में रुचि दिखाई, ना कि इससे पिछड़े और गरीब मुसलमानों को लाभ मिलता उसको आगे बढ़ाते। उसको उन्होंने वादा करके भी फ्लोर पे और बाद में इस मुकर गए और 2 दिसंबर को उन्होंने स्क्रैप कर दिया क्योंकि उसका टाइम ख़त्म हो रहा था। ये जब सरकार है जो कांग्रेस और एनसीपी की थी, 24 जुलाई को लाई थी ये कानून फ्लोर में और बनाया था कि भाई ये 5% उनको मिलेगा मुसलमानों को आरक्षण और 16% मराठा के पिछड़ा वर्ग को मिलेगा शिक्षा और नौकरियों में। वहीं से फिर विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू होने के बाद में मामला कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने उसको 14 नवंबर को ऑर्डर किया कि भाई ये इसको रुकना चाहिए और उसके बाद में फिर फैसला। आरक्षण वाकई ज़रूरी है, आज मानते हैं आप? देखिए, आरक्षण इसलिए ज़रूरी हो जाता है, सरकार ने पहले वादा किया था सबका साथ सबका विकास, वही सरकार अगर बाद में अपना इरादा बदल लेती है तो सवाल उठता है कि क्या आरक्षण की मांग सही थी या नहीं थी, ये बताइए। नहीं, आरक्षण की ज़रूरत तो है क्योंकि ये आरक्षण होता है इसलिए कि जो पीछे होता है, जो पिछड़ा किसको कहते हैं, जो पीछे जी। तो पीछे वाले को बराबर लाने के लिए, जो आगे हैं अगड़े हैं उनके साथ में लाने के लिए आपको कुछ तो उनको सहूलियत देनी पड़ेगी, आपको कुछ रियायत देनी पड़ेगी। तो अब आप उद्योग में देते हैं, बहुत सारी भारी भारी सब्सिडी देते हैं उद्योगपतियों को। इस तरह से जो पढ़े लिखे युवक हैं उनको अगर आप नौकरी में लाएंगे, उनसे समाज में, उनके परिवारों में आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी, तरक्की होगी, तो जाहिर सी बात है वो पिछड़ापन उनका दूर होगा, उनकी जो है गरीबी दूर होगी, उनके परिवारों में रौनक आएगी, तो वो समाज के साथ में चलने में दिलचस्पी लेंगे और वो बेरोजगारी उनके यहाँ से ख़त्म हो जाएगी इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ने में। बिल्कुल। लेकिन अगर हम वोट की बात करें तो मुसलमानों का वोट भी बहुत महत्व रखता है। हिंदुओं का वोट हो, मुसलमानों का हो, किसी भी मजहब का वोट जो होता है सरकार के लिए कहीं ना कहीं से बहुत ही शक्ति का काम करता है। तो जाहिर सी बात है ये जो फैसला आया है, अगर आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता कोई चुनाव होता है किसी भी प्रकार का, तो आपको लगता है कि मुसलमान कट जाएंगे सरकार से? हाँ, जाहिर सी बात है। जो दावा किया जा रहा था लोकसभा चुनाव में कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बीजेपी के कैंडिडेट और जो शिवसेना के जो उम्मीदवार थे, जहाँ भी थे, केंद्र में थे या राज्य में, विधानसभा के जो चुनाव हुए, जहाँ जहाँ अलग अलग रणनीति के तहत मतलब लोगों ने वोट दिए, मुसलमानों ने वोट दिए, तो जाहिर सी बात जब उम्मीदें टूट जाएंगी तो बिखराव तो होगा, वो तो वोट बिखर जाएगा ना, उसको सारी उम्मीद कि तुषारापात हो गया ना उनकी उम्मीदों पे कि अगर ये सरकार हमारे भले के लिए नहीं कुछ करना चाह रही है, अच्छे दिन तो नहीं फिर हम आए इसके साथ मुसलमानों के नहीं। लिए। हाँ, अच्छे दिन आने हैं जिनके उनके आएंगे, मुसलमानों के तो शायद नहीं आएंगे इन सरकार में। चिश्ती साहब, आपने भी पूरी रिपोर्ट देखी, आप भी सुन रहे होंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार ने नाइंसाफ़ी की है? सरकार ने ये बहुत नाइंसाफ़ी नहीं, बड़ी नाइंसाफ़ी किया है जी। इसी हिंद के रहने वाले मुसलमान भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, सभी लोग हैं। अभी बीच में कुछ साल पहले सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया कि मुसलमान आज दलित से भी ज़्यादा बिछड़ा हुआ है। मुसलमानों को अगर कांग्रेस ने एक थोड़ी सी कोई रोशनी दिखाई दी, 5% कोई बहुत बड़ा माने नहीं रखता है जी, लेकिन लोगों को लगा कि कुछ चलो थोड़ा ना सही तो कुछ तो भला होगा, उसको भी ये सरकार ने आकर के रद्द कर दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि इस सरकार से बड़ी ही
एक आजिज़ाना दरख्वास्त है मेरी कि आज मुसलमान बहुत बिछड़ा हुआ है, कम से कम इसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो आप 5 के बजाय आप कम से कम बढ़ा के दे दो, अगर आपकी सरकार में कुछ ऐसी क्षमता है तो। नहीं दे सकते हो तो कम से कम जितना 5% था उतना तो करके दे दो। पालघर ज़िला में आप चले जाइए, पालघर ज़िला डिक्लेयर हुआ है, कांग्रेस की सरकार में डिक्लेयर हुआ है। पालघर के अंदर उस ज़िले में जितनी भी नौकरियां गवर्नमेंट की निकलेंगी, सारी नौकरियों में रिजर्वेशन है कि सिर्फ आदिवासियों को दिया जाएगा। मैं उनके खिलाफ़ नहीं हूं, मैं उनसे सहमत हूं, अच्छी बात है। ये भी तबका बिछड़ा हुआ है, मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम आज हम जो या हमारा समाज बिछड़ा हुआ, इनका भी तो हक था। 5% नहीं, मैं कहता हूँ 10% है कि आज 20 से 25% ये पूरे देश में है तो 5% तो कोई माने नहीं रखता है, लेकिन कुछ तो देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि आर्थिक पिछड़ेपन की अगर हम बात करते हैं तो मज़हब कहाँ आता है वहाँ? नहीं, मज़हब की कोई बात नहीं है इसमें, एक परसेंटेज की बात है। जो वर्ग बिछड़ा हुआ है उसको सिर्फ ऊपर लाने की बात है। बिल्कुल, मज़हब से कोई मसला नहीं है इसमें, मज़हब अपनी जगह है, जिसका जो मज़हब है वो अपना माने, लेकिन जो नीचे हैं उनको ऊपर लाने की बात अगर गवर्नमेंट सोचती है तो बेशक देना चाहिए, हक है इनका। बिल्कुल। बजरंग दल का भी अपना एक तरीका है समाज में काम करने का, उनकी भी अपनी अपनी कार्यशैली है। उमेश गायकवाड़ जी जो प्रांत के संयोजक हैं बजरंग दल के, हमारे साथ हैं। उमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे विवाद को लेकर? दो मुद्दों पर इस विषय पर बात करना चाहूँगा जी। अगर ये राजनीतिक स्तर पर अगर आप विचार करना चाहते हैं, कांग्रेस ने मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, जो भी पिछड़ापन है वगैरह वगैरह वगैरह। तो 15 साल से महाराष्ट्र में कांग्रेस शासन था, उसके पहले 4-5 साल 4.5 साल शिवसेना भाजपा था, उसके पहले भी कांग्रेस ही थी। तो राजनीतिक स्तर पर अगर इस विषय को सोचा जाए तो फिर उन्होंने ये आरक्षण पहले ही क्यों नहीं दिया, एक बात आती है। और अगर एक बहुत गहराई से जाके आप सामंजस्य से समाज मन का अगर आप विचार करना चाहते हो, हमारी घटना को और हमारे देश के साथ में घटे हुए इतिहास को अगर आप बहुत गहराई में जाकर विचार करते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने को ही मना किया है। ऐसा कौन कहता है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं है? जो पिछड़ा मुस्लिम है, क्या वो कारपोरेशन में ओबीसी की कैटेगरी में नहीं लड़ता है क्या? कई सारे मुसलमानों को ओबीसी की कैटेगरी के आधार पर रिजर्वेशन चुनाव में मिले हैं, अन्य घटक में भी उनको रिजर्वेशन मिला है ओबीसी के आरक्षण में। तो विषय यह है कि धर्म के आधार पर यह हमारी राज्य घटना ही डिनाई करती है। और आंध्र प्रदेश का यह सबसे ताज़ा उदाहरण भी है कि आंध्र प्रदेश में ऐसा ही मुसलमानों को 5% आरक्षण चुनाव के मौके पर दिया गया और वहाँ के हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे के सारे रिजर्वेशन को खारिज कर दिया। तो माना यह जाता है कि धर्म के आधार पर इस तरह के आरक्षण एक घटना ने ही इसको निषिद्ध किया है। इसकी वजह भी आपको बता दूं, जिस तरह से धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की नीतियाँ देश के आज़ादी के पहले अपनाई गई थी, उसी तरह से उसी नीतियों को कांग्रेस ने भी अपनाया। परिणाम अंग्रेजों ने या उस समय के कांग्रेस ने जिस तरह के धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाई, फलद्रूप में इस देश का विभाजन हुआ, लाखों की तादाद में यहाँ का जनमानस, फिर वो धर्म से कोई भी हो, लेकिन वो काटा गया, दंगों में काटा गया, बांटा गया। तो एक उन्मादक तरीके से बहुत सारे घटक आगे चलकर आगे आते हैं और धर्म के आधार पर अपनी एक विशेष आइडेंटिटी वो प्राप्त करके अपना एक विशेष मकाम हासिल करते हुए उनके अंदर वो रोष है, वो जोश है कि हमने 1000 साल इस देश पर शासन किया है और इसके आधार पर हमको अलग थलग माना जाए। फिर उस तरह की भावना अलगपन की उनके अंदर इस तुष्टीकरण के माध्यम से आ सकती है। इसलिए ही हमारी घटना ने, राज्य घटना ने ये बैन कर दिया है। ये स्पष्ट रूप से उधर नमूद है कि धर्म के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं होगा। और रिजर्वेशन जो दिया है इस देश में, वो दिया है वाकई जो पिछड़े क्लास के है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के है, जो वनवासी जनजातियां, उनको दिया है। तो वाकई ये 10 साल 20 साल तक रिजर्वेशन ठीक था। अभी भी अगर आपको रिजर्वेशन की आवश्यकता महसूस पड़ती है, होगा, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। तो देश की एक वर्गवारी की जाए और आर्थिक स्तर पर फिर वो कोई भी पंथ संप्रदाय समुदाय का हो, ज्ञाति विशेष का हो, धर्म समुदाय विशेष का हो। आज आप डेवलपमेंट किस आधार पर गिनते हो? यानी आप कह रहे हैं कि समाज बढ़ सकता है इससे? 100% बढ़ सकता है। चिश्ती साहब, आपको लगता है कि समाज बढ़ जाएगा? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मैं किसी की सोच पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये गंभीर सवाल है अपने आप में। नहीं सर, समाज जो है आशुतोष जी बटेगा नहीं, समाज जुड़ेगा। अगर हम आपको अपने साथ एक लेबल देते हैं कि साहब
आप हमारे साथ उठिए बैठिए, हम आपके साथ हैं, तो नो डाउट हमें आपसे मोहब्बत होगी, हमें आपसे बैर नहीं होगा, और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ही होके रहेंगे। और ये हमारी अपनी सोच है कि हम हिंदुस्तान से अलग ना हुए हैं, ना हो सकते हैं, ना कभी लाइफ में ये बात सोच सकते हैं। बिल्कुल आरक्षण हमारा हक है, आज़ादी में भी हम हाथ बटाए हैं, आज़ादी के बाद भी हमारा हाथ रहा है, विकास में भी रहा है, मोदी जी के साथ वोट में भी हमारा हाथ रहा है, मोदी जी के साथ हमारे कुछ कैंडिडेट भी हैं जो इस साल हार गए किसी वजह से, तो नो डाउट हम भाजपा सरकार के साथ नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ तो इनको सोचना ही चाहिए कि जो गई सरकार ने रिजर्वेशन दिया था वो इनको रद्द करने की ज़रूरत नहीं थी। जी उमेश जी, आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने बहुत विश्वास से मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को गले लगाया। क्या खामियाजा भुगतना पड़ा इस सरकार को? जैसे सरकार में आते हैं 7वें दिन पर किस तरह का निर्णय करती है सरकार। जो विश्वास से उन्होंने गले लगाया था मोदी जी ने, क्या वो विश्वास सईद सरकार, वो जो कश्मीर के मुख्यमंत्री अभी उस पर भी वो कायम कर नई पाएगा? जानकारी आई है उमेश जी की गृह सचिव ने चिट्ठी लिखी थी और उसका जो पूरा समय था सजा भुगतने की, उसमें कहीं ना कहीं से उसकी तारीख नज़दीक आ गई थी, इसलिए उनको रिहा किया गया। सर जी, ये दो तो ठीक चीज़ें है, हैं। जांच का विषय है। जांच का विषय तो है ही और डिटेल्स उसके सामने आएंगे ही, लेकिन क्या यह समय उचित था उनका? और जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी गंभीर धाराएं देशद्रोह का, देश के अंदर बंटवारा करने जैसे षड्यंत्र का मुकदमा चला है, आरोप है, क्या इतनी आवश्यकता थी कि आते ही सरकार ने पहला निर्णय वही लेना चाहिए था? जिस विश्वास से मोदी जी यानी भारत के सभी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला हमारा नेतृत्व है, उन्होंने जिस विश्वास से गले लगाया, क्या उनकी लोकसभा में प्रतिक्रिया थी मोदी जी की? यहाँ एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। रईस खान जी, आप बताइए कि वाकई आतंकवाद के रास्ते पर इंसान चलता है या धर्म चलता है या शैतान चलता है? देखिए, यहाँ पे इस वक्त बात कर रहे हैं हम लोग आरक्षण की, रोजी रोटी की, मुसलमानों का मसला है या पिछड़ों का मसला है, मराठों का मसला है, तो वो एक अलग बात है। जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने किया, अपना सोच समझ के किया, देखिए अब कितना समय लग गया उनको सरकार बनाने में। और मुफ्ती साहब ने तो ये भी कहा कि ये बात मैंने नरेंद्र मोदी जी को बताई थी, कुछ बात उन्होंने ऐसी बात थी जो उन्होंने उनको बताई थी। अब वो कह रहे हैं ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये तो अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद में हो रहा है ना। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है हम आप नहीं समझ सकते हैं बाहर बैठ के, क्या स्ट्रेटेजी के तहत मतलब ये हो रहा है कि वो चाहते हैं इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो एक बात से मैं सहमत हूँ उमेश जी की कि इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने देर में लाया आरक्षण का प्रपोजल, 15 साल सरकार थी उनकी, मैं उसी विषय पे आना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कांग्रेस जानबूझ के इस तरह का हथकंडा अपनाती है, और ये धर्म के लिए नहीं करती है बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए करती है जी। अपने इलेक्शन या चुनाव को जीतने के लिए इस तरह की वो चीज़ करती है कि उसे समय रहते पहले करना चाहिए। तो वो न करके उन्होंने एट ए टाइम ऐसे टाइम पे किया कि जब उनका समय या कार्यकाल खत्म हो रहा था, और जाहिर सी बात है उसके बाद में अब बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट आ गई है, तो वो उस तरह की चीज़ों को उन बातों पर मोहर क्यों लगाएगी जो कांग्रेस ने किया? क्रेडिट तो कांग्रेस को जाएगी ना। साहब, जब फडणवीस सरकार कहते हैं कि हमने कानून को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है, हमारी मजबूरी है, तो क्या समझा जाए? नहीं, ठीक है, वो बात सही कह रहे हैं, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई, वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन वो यार लाके इस चीज़ को मतलब रेक्टिफाई कर सकते हैं। उन्होंने फ्लोर पे बात को कही, फ्लोर पे ये बात आके कही उन्होंने कि भाई ठीक है हम इस पे काम करेंगे। पत्रकार साहब, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये घटना के विरोधी है। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन यही घटना के विरोध है। ये धर्म की बात ही नहीं है यहाँ पे पिछड़ों की बात है। यहाँ धर्म के आधार पे नहीं है, ये पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो देखिए किसी समुदाय के अंदर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी है। अगर देश का नेतृत्व सबका साथ सबका विकास चाहता है तो खुल के कॉमन सिविल कोड का पुरस्कार करे, और जो भी आर्थिक पिछड़ा है उसको अपने गले लगाए। हम लोग तैयार हैं, जो भी आर्थिक पिछड़ापन है उनको लाकर रिजर्वेशन दिया जाए, शिक्षा में हो, नौकरी में है, काम धंधे में हो, बिल्कुल बैंक के लोन में हो, हर जगह ऐसे। फिर वो कोई भी पंथ संप्रदाय, जाति विशेष का हो या धर्म संप्रदाय का हो, बिल्कुल उसको आर्थिक आधार पर दीजिए रिजर्वेशन। देखिए क्यों नहीं होती है? ये आप इस बात को समझ रहे हैं कि जब आदमी को रोटी नहीं मिलेगी, उसको कपड़ा नहीं मिलेगा, उसको घर नहीं मिलेगा, वो क्या करता है? अपराध कहाँ से पनपता है सबको पता है, समाज विज्ञान के लोग जानते हैं कि अपराध तभी पनपता है जब अभाव होता है। अभाव को आप खत्म नहीं करेंगे, उसको आप दूर नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है समाज में अलगाव होगा, और अलगाव होगा किस तरह से होगा वो सब आप देख रहे हैं जहाँ भी हो रहा है। हम में से कोई नहीं ऐसा चाहता है कि हाँ हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ हो, लेकिन जो हो रहा है उसका कारण क्या है? चिश्ती साहब, आप बहुत अनुभवी हैं, क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है जिससे सरकार भी बच जाए और मुसलमानों की जो
समस्याएं हैं वो भी थम जाए। मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। देखिए ये जो विवाद खड़ा है जी, इसमें एक तरफ मुसलमान खड़ा है, दूसरी तरफ सरकार खड़ी है, क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? आप धर्मगुरु हैं, आपको बहुत अनुभव है। देखिए इसमें अनुभव की बात यह भी, मेरे मित्र ने कहा कश्मीर की बातें उठाई उन्होंने। कश्मीर का मसला जहाँ तक है वो गवर्नमेंट का मामला है, वो कानून का मामला है, वो समझेंगे। यहाँ हम जिस विषय के लिए बैठे थे वो विषय कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा मसला नहीं है। 5% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इससे न कोई समाज बिखरा है न बिखरेगा। देंगे तो भी लोग रोजी रोटी कमाएंगे खाएंगे, नहीं देंगे तो भी खाएंगे। लेकिन यह है कोई चीज़ आके हाथ से छीन जाए तो अफसोस तो हो गई। हाथ से छीन जाना ये सबसे बड़ा अफसोस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा आशुतोष जी, हमारे स्टेट सरकार से भी और सेंट्रल सरकार से भी, कि इस पर बैठ के आप अच्छे से विमर्श करें, विचार करें। विचार करने के बाद आप साथ में और भी कुछ लोगों को ले लें। और मैं तो स्वयं इस सरकार से ये कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हम कल भी इनके साथ खड़े हैं, आज भी हैं। वक्त आने पर भी यहाँ का लोग हर विषय पे खड़ा है। कोई मोदी जी से किसी को नाराज़गी नहीं है। जैसे कि अभी हमारे से एक जो आपके बैठे हुए हैं साथ में, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 15 साल के समय में क्यों नहीं किया। ये कांग्रेस की अपनी एक नीति होती है, हर गवर्नमेंट की, हर सरकार की अपनी एक नीति होती है कि जब इलेक्शन आए तो कुछ ऐसा एक कोई सोचा छोड़ दो, कोई ऐसा काम कर दो ताकि वो वोट बैंक हमारे हिस्से में आ जाए। बिल्कुल, अगर किसी का काम कर दिया जाए तो आपके पास शायद वो नहीं आए कल से। नहीं, देखिए अगर आप काम कर दोगे तो लोग नहीं आएंगे, ऐसे नहीं है। ये तो लोगों की अपनी सोच है। अगर आप काम करोगे किसी का तो आज नहीं तो कल डेफिनेट आपके पास आएगा और याद करेगा। आपको दिल से याद करेगा, जुबान से नहीं बोलेगा, दिल से याद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग दिल से याद करें, मुझसे एक डेलीगेशन आया था, मैं क्या बताऊं, वो दिल्ली से अपने क्या नाम है जो भी सोनिया गांधी जी के लड़के हैं ना, उन्होंने भेजा था। राहुल गांधी जी ने भेजा था। वो कोई सिंह साहब थे। जब एमएलए का इलेक्शन हो रहा था तो वो लोगों से पूछ रहे थे, तो इत्तेफाक मुझसे भी पूछा गया बुला करके। मैंने कहा क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया गया है? तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि मुसलमानों की वोट कांग्रेस से क्यों भाग रही है, कब आएगी? तो मैंने कहा साहब इसमें उससे क्या पूछने की बात है, राजनीतिक में आप लोग हैं, मैं कोई एमएलए एमपी तो हूँ नहीं। वोट लोगों आपकी झोली से उतर के आम पार्टी में या मोदी सरकार में क्यों जा रही है, ये तो आपने सोचना है। बिल्कुल। अच्छा, आप अपनी एक सवाल पार्टी से और, सोचिए। क्या जी। इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा क्या आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए साहब, नुकसान और फायदा ये तो एक वक्त का एक सरकार तकाजा तो हर होता बार है। सरकार अपना भला सोचती है। सरकार अपना भला सोचती है। वक्त और फायदे जो है ये वक्त के हालात जो होते हैं उस वक्त होता है। जैसे कभी आपने इलेक्शन देखा, हर जगह भाजपा ने विजय किया और अच्छे वोट पाए। दिल्ली में वक्त ऐसा आया कि उनको 3 सीट मिली। कांग्रेस के पास जो थी 10 या 8 वो भी चली गई। तो ये हर चीज़ वक्त का एक फैसला होता है। तो आदमी अगर वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलता है तो ज़रूर वक्त उसको अपना समय तो बताता ही है कि मेरा नाम वक्त है साहब। बिल्कुल। मैं तो चाहूँगा कि हमारे देश में, मैं सभी लोगों से आज भी यही कहता हूँ कि सब लोग भाईचारा से रहें, अच्छे से रहें, मिलजुल के रहें। यही सरकार तकाजा भी, जिसकी यही ज़रूरत है, भी आज देश की और पूरे सरकारें पूरी दुनिया आएंगी की। जाएंगी, जी। हम लोग ना जाएंगे कहीं। हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। सरकार का काम है, कल कोई और था, परसों कोई और था, कल कोई और होगा, ये तो चलते रहेगा। बिल्कुल। उमेश जी ने साफ साफ कहा है कि अगर इस तरह की भावना आती है तो समाज के बंटने का खतरा है। और जाहिर सी बात है सरकार का जिम्मा होता है कि सरकार देखिए किसी एक की नहीं होती है, सब जनमानस की सरकार होती है, पूरे महाराष्ट्र की सरकार है ये। और सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो जाहिर सी बात है वो आम आदमी का फैसला होता है। लेकिन आम आदमी आज कई सवालों के साथ खड़ा है, खासकर मुसलमानों की बात करें। उमेश जी, आने वाले दिनों में क्या सरकार को पूरा मामला क्लियर कर देना चाहिए कि आम आदमी जो है, खासकर मुसलमानों की बात करें, जिसको संतुष्टि मिले कि हाँ सरकार ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया कि क्या मजबूरियाँ हैं उसकी? मुझे ऐसा लगता है कि जोर ज़बरदस्ती अपन जोर डाल करके खास करके मुसलमानों का जी, क्यों हम किसी एक वर्ग विशेष को प्रेशराइज करके या उनको वो अलग है कुछ विशेष है इस तरह से हम क्यों एम्बॉस करें? वो भी भारतीय है, हमारे साथ में उठे बैठे खाए पिए, हमारे उनके पुरखे एक है, हमारा इतिहास हमारी संस्कृति एक है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको इस तरह से अलगपन की भावना क्यों दें? मैं फिर आह्वान करना चाहूँगा
कि ये कोई टेम्पररी पॉलिटिकल विषय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से इसमें बहुत ही सुलझे हुए गहरे विचारवंत और चिंतन करने ठीक है वाले ठीक लोग है, हैं। आपकी बात समझ गया। मेरा कहना हाँ। इतना ही है, इस विषय के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा, जो भी मुस्लिम समाज में बुद्धिवादी और समाज के ऊपर प्रभुत्व रखने वाले लोग हैं, हाँ। वो खुलकर आगे आए, अपने समाज का चिंतन करें कि समूचे विश्व में शांतता से रहने के लिए बिल्कुल, भारत वक्त जैसा का- एक अच्छा देश है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में खुद एक अलगाव का कुछ भी मांग न रखते हुए देश की मुख्य प्रवाह में देश के सारे समाज के साथ हाथ में बिल्कुल। हाथ मिलाकर चले। जी, और इस निमित्त ये बहुत से बड़ी बात कह रहे हैं उमेश जी, आप बहुत बहुत चिंतन करें, जी। आप खुद अपने समाज का चिंतन करें, हम भी उससे अवगत है कि आज इतना बड़ा समाज है, हम उसको पीछे और तोड़ मजहब कर, नहीं सिखाता छोड़कर नहीं आपस में चल बैर सकते। रखना। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सरकार की बात जब भी होती है तो आम आदमी को लगता है कि सरकार हमने बनाई है, और आज मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमानों को भी समझना होगा कि सरकार की मजबूरी क्या है, और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अपना पक्ष इस तरह से क्लियर करे कि जो भी विवाद है वो थम जाए। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Global Advocate.